नमस्कार दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 3 लेक्चर में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन रूल दोनों समय में जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, वो सभी हमने देख लिए हैं। और हमने लास्ट देखा था इंडिपेंडेंस एक्ट जो है हमारा 1947 का। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे बना और उस संविधान को बनाने वाला कौन था। भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ हैं। उन कमेटी के कौन कौन चेयरमैन हैं, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। इन पे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या ड्रॉबैक थे, क्या क्रिटिसिज्म है, लोगों ने इसकी क्या नेगेटिव्स उभर कर बाहर आए हैं, क्या लोगों ने नेगेटिव्स बताया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिक्स हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे जो राइटर्स हैं, उन्होंने क्या इसकी कमियां बताई है, वो हम चर्चा करेंगे उनके बारे में। तो भारत का संविधान जो है, उसके बनने में एक आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इतना नहीं है। बेसिक सा है, समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी। ऑटोक्थनी का क्या मतलब है? किसी बाहरी ताकत से आप अपने ऊपर का लीगल अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, कोई बाहरी ताकत आप पे राजनीतिक तौर पे हावी है। जैसे भारत में राजनीतिक तौर पे किसका राज है? ब्रिटिश का, 1947 तक। तो उनसे ताकत लेकर अपना खुद का संविधान बनाना, ठीक है, नेटिव कॉन्सेप्ट्स पर, अपने देश के कॉन्सेप्ट पर, अपने देश की कल्चर को, अपने देश के कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए एक संविधान बनाना, कायदे कानून, नए कानून बनाना, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी। ठीक है, तो ये असर्शन जो है, ये एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, और ये बेसिकली यही कहता है कि आप किसी बाहरी ताकत से ताकत छीन कर अपने हिसाब से अपने देश में कायदा कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। तो जैसे भारत का संविधान है, पाकिस्तान, घाना, साउथ अफ्रीका, बेसिकली अफ्रीका और एशिया के कई देशों में जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मेंबर्स थे, उनमें ये कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि ताकत तो हमने यहाँ से छीन ली, लेकिन कई कॉन्सेप्ट जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो हमने वापस उस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक संविधान सभा की डिमांड कब से शुरू हुई? सबसे पहले एम.एन. रॉय ने इसके बारे में कहा था। एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के जनक हैं और कई कम्युनिस्ट आंदोलनों में इनका नाम आता है। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसकी डिमांड करी थी 1934 में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में कहा था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज़ाद भारत का संविधान बाहरी ताकतों द्वारा नहीं, भारत के लोगों द्वारा बनाया जाना चाहिए, और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लोगों द्वारा चुनी गई हो। यानी वो चाहते थे कि देखो, चुनाव हो, एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे उसका चुनाव हो। ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कोई चुनाव नहीं हुआ था। कैसे चुनी गई, आगे बताऊंगा। तो फाइनली इस डिमांड को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कब किया? अगस्त ऑफर के तहत। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुका था, उसके बाद अगस्त ऑफर दिया गया 1940 में, अगस्त महीने में। तो इस अगस्त ऑफर के तहत कहा गया था, ठीक है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे जब लड़ाई पूरी होगी। ये रिजेक्ट हो गया था अगस्त ऑफर। फिर सर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भारत आए और उन्होंने भी अपना प्रपोजल सामने रखा, क्रिप्स प्रपोजल। तो क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल चाहता था कि क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बने, भारत और पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने वाली सभाएं अलग हो। तो ये क्रिप्स मिशन के प्रपोजल के तहत नहीं मिला, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। फाइनली एक कैबिनेट मिशन जो है वो थोड़ा सक्सेसफुल रहा। तो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसमें 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, यही वाले क्रिप्स हैं ये जो पहले आए थे, इन्हें फिर से भेजा गया, और सर A.V. अलेक्जेंडर। तो ये तीनों को भेजा गया कैबिनेट मिशन के तहत। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे इसीलिए। और 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और अब लगभग तय है कि भारत को आज़ादी मिलनी है, कैबिनेट मिशन का भारत आना भारत की आज़ादी का एक फाइनल उसकी सूचना थी कि हाँ भाई, अब तो आपको आज़ादी देनी ही है, बस ये तय कर लो कि किस तरीके से देनी है, कैसे संविधान सभा बनेगी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसा देश बटेगा नहीं बटेगा, बस ये सब डिसाइड करना बाकी है, बाकी आज़ादी तो आपको मिलनी तय है। अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की डिमांड रिजेक्ट कर दी कि 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज नहीं होंगी, है ना। लेकिन स्कीम एक ऐसी बनाई गई जिसमें मुस्लिम लीग को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो इससे मुस्लिम लीग पहले एक बार सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, हालांकि बाद में वो भी ना इससे डिससेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन एक बार तो मान लिया था। ठीक है, आगे जाके बाद में रिजेक्ट कर दिया। तो इस कैबिनेट मिशन के बाद फाइनली एक संविधान सभा बना दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत ही ऐतिहासिक है, कारण कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत वो पैरामीटर तय किए गए कि ये हमारा उद्देश्य है, इस संविधान सभा का ये बेसिक उद्देश्य है, ये 8-10 हमारे उद्देश्य हैं और इन्हें हम पूरा करेंगे, और हमारा जो संविधान बनेगा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बातें कही गई। जैसे सबसे पहले
कि ये जो संविधान सभा है ये आज़ाद भारत का संविधान बनाएगी और भारत में भविष्य में जो भी सरकारें चलेगी वो इस संविधान के अनुसार ही होंगी। और जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है ना, जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है वो इस भारत देश का हिस्सा होगी। और आगे जाके हो सकता है उनकी बाउंड्री थोड़ी बहुत चेंज हो जाए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि उनकी बाउंड्री कैसी रहेगी, यानी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है कि वो सब कानून के अनुसार होगा। ओके, लेकिन ये जो सारी टेरिटरी है ये भारत के रूप में इसका कानून बनाया जाएगा। फिर भारत की सरकार की जो भी ताकत है वो भारत के लोगों से आएगी, डिराइव फ्रॉम द पीपल। उसके बाद है कि भारत के सभी लोगों को ये गारंटी दी जाती है कि आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों। ठीक है, यानी भारत में तीनों तरह का जस्टिस मिलेगा। सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, आर्थिक रूप से सब बराबर होंगे और राजनीतिक रूप पर भी सबको बराबर अधिकार मिलेगा। तो ये बेसिक बातें हैं जो आगे हमारे संविधान में भी लागू करी गई, संविधान में इन्हें दिया गया और फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो उन सब की बेसिक शुरुआत यहाँ से हुई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुई थी। ठीक है, सबको बराबरी का हक मिलेगा, कानून के सामने सभी बराबर हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी बेसिकली फ्रीडम आपको दी गई है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब उसी के तहत है। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ये बात भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कही गई थी, यानी सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी है, तभी आपकी राइट टू फ्रीडम आपको मिलेगी। फिर कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ट्राइबल्स के लिए, या फिर डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर इंटीग्रिटी एंड ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी, एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, यानी कि देश की संप्रभुता और एकता बनाए रखी जाएगी ज़मीन पर और समुद्र में और आकाश में, यानी हम हमारे ज़मीन का डिफेंस करने के लिए सभी तरह के काम करेंगे। उसके बाद भारत की जो पुराने समय में, एंशंट समय में जो दुनिया में एक जगह थी, बहुत ही सिरमौर था भारत, हर तरह से व्यापार हो, कला हो, तो हम वही पोजीशन फिर से लाने की कोशिश करेंगे और दुनिया में वर्ल्ड पीस की कोशिश करेंगे। यानी भारत कभी दूसरे देशों पे हमले नहीं करेगा, वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू करेगा, हम हमेशा वर्ल्ड पीस के लिए और मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। ये थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब आते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ? दिसंबर 1946 में। और इसमें देखेंगे हम कैसे सीट बांटी गई। तो देखिए, भारत में उस समय कुछ एरिया था जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के तहत था और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में था। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, 11 प्रोविंस थे, उन्हें दी गई 292 सीट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे 650 के आसपास, लेकिन उन्हें सीट कितनी दी गई? 93। जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें सीट नहीं दी गई थी, या फिर उन्हें जोड़कर जैसे एक ग्रुप बना दिया उनका और उनमें एक नुमाइंदा उनका बोला गया कि आप भेजिए। फिर जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं उन्हें 4, और इस तरह से टोटल 389, कुल मिला के 389 सदस्यों की संख्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है ना चुनाव हुए थे, तो ये कौन से वाले के लिए चुनाव है? जो ये 292 सीट्स है ना ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, तो वहाँ के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। और प्रिंसली स्टेट ने तो अपने अपने नुमाइंदे भेज दिए राजा महाराजाओं ने, लेकिन जो ये 292 थे इनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं थे ये, मतलब आम आदमी से वोटिंग नहीं करवाई गई थी। तो कांग्रेस यहाँ पे 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख, नॉन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंट। तो आप देखेंगे मेजॉरिटी कुल मिला के आप देखिए कांग्रेस की है। ठीक है, आपको बस ये नंबर याद रखना है, बाकी सब कुछ याद रखने जरूरी नहीं है। ये कुछ मुख्य पार्टियां हैं उस समय की। तो 292 में से 296 में से 208 तो कांग्रेस की ही थी, तो मेजॉरिटी कांग्रेस की है। तो अब आप देखेंगे कि ये चुनाव प्लस डायरेक्ट नॉमिनेशन, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट वाले आए थे डायरेक्टली नॉमिनेट होके, और ये वाले जो मेंबर्स हैं ना इन्हें चुना था। देखिए, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं वहां से ये चुनकर आए थे या फिर उनके मेंबर्स थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से चुनकर आए थे, है ना, यानी कि स्टेट की जो असेंबलीज हैं वहां से चुनकर आए, और कुछ मेंबर जो राजा महाराजाओं ने कितने 92 इन्होंने, 93 इन्होंने डायरेक्ट दिए हैं। तो ये वाले तो हो गए इलेक्टेड और ये वाले हो गए सीधे सीधे नॉमिनेटेड। लेकिन क्या ये वाले जो इलेक्टेड हैं ये भी आम जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव से चुने गए थे? जी नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, क्योंकि इन्हें कौन चुन रहा है? इन्हें प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स चुन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए संविधान सभा जो है भारत की वो कुछ रूप से नॉमिनेटेड मेंबर्स से बनी हुई थी और कुछ
इलेक्टेड मेंबर्स थे, और इलेक्टेड मेंबर्स क्या थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है, सीधे इलेक्शंस नहीं थे। ये कई बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन था। फिर देखो कम्युनिटी, तो अंग्रेजों ने अलग अलग धर्मों के लिए भी नंबर बांट दिया था। तो ऐसा कहा गया कि जिस एरिया में जितने धर्म के लोग हैं उसके हिसाब से उन प्रोविंसेस में सीट्स बांटी जाएंगी। तो डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि लगभग 163 हिंदू मेंबर्स थे, 80 मुस्लिम्स, फिर 31 शेड्यूल कास्ट, इंडियन क्रिश्चियन 6, बैकवर्ड ट्राइब्स 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। तो ये वापस 296 का आंकड़ा आता है। ऑलराइट, और रफली अगर आप देखें तो 1 मिलियन की आबादी पे एक मेंबर था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। अगर रफ आप देखोगे तो ये आंकड़ा रहा था, क्योंकि भारत की आबादी आज़ादी के आसपास इतनी थी, 35-40 करोड़ के बीच में थी। तो अगर 40 करोड़ समझ लो तो 389 मेंबर्स हो गए, तो रफली उतना ही है, ठीक है। 1 मिलियन मेंबर पे, 1 मिलियन लोगों पे एक मेंबर है, तो ये रिप्रेजेंटेशन था। अब आते हैं हम कमिटी पे। तो संविधान सभा बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर बैठ के सिर्फ संविधान बनाने का काम करेंगे। तो देखिए काम बहुत डिवाइड करके अलग अलग डेलीगेट किया गया अलग अलग ग्रुप्स में। तो कुछ 10-15 लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी गई, 20 लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी गई, तो कई कमिटीज़ बनी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं। और अब इन कमिटीज़ के जो चेयरमैन हैं, ये एमसीक्यू बनाने वालों के बहुत फेवरेट सवाल हैं। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू को इधर उधर कर सकते हैं कमेटी के चेयरमैन में। तो ये सारी कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ खास करके जो मैं मार्क करवाता हूँ वो तो आप याद करना ही है आपको, कैसे भी कीजिए। तो यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, नेहरू की जितनी भी कमेटी के चेयरमैन जितने भी नेहरू हैं वो तो इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट आपके लिए हो गई। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी हाईलाइट कर लो, स्टार मार्क कर लो, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनका मेन काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी एक रफ ढांचा तैयार करना कि ये पूरा संविधान होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन थे, ठीक है। फिर कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी अलग अलग जो काम है उनको कौन देखेगा, GV मावलंकर। आगे जाके GV मावलंकर लोकसभा के स्पीकर इलेक्ट हुए थे। तो पहले स्पीकर भारत की लोकसभा के कौन थे, GV मावलंकर। फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, हाउस कमेटी पत्ताभी सीतारमैया, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे बाद में। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, BR अम्बेडकर वाली कमेटी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने। अब इसको भी वापस एग्जामिन करने के लिए स्पेशल कमेटी है अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर के अधीन। क्रेडेंशियल्स कमेटी अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। ये भी कुछ कमिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जो शुरुआत वाली मैंने बताई ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट यहाँ पे है ना ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको और चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स और चेयरमैन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। चेयरमैन हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, मेंबर हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। ये इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिए। स्टेट PCS वाले ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि इसका मेंबर बताइए। आपका स्टेट अगर है, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स ने राजस्थान से मेंबर भेजे थे, उनके नाम कई बार स्टेट PCS के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, जोधपुर से कौन था, उदयपुर से कौन था। तो इस तरह से आप भी अपने स्टेट में देख लीजिए, अगर किसी PCS वाले स्टेट में आप हैं, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट हैं, तो आप उनके रिस्पेक्टिव मेंबर्स देखिए, आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी लक्ष्मीकांत के अंदर। अब आते हैं एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान लागू कैसे हुआ। तो ड्राफ्ट सबसे पहले देखिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके संविधान तैयार होकर पूरी तरह से रेडी हो गया था 26 नवंबर को। लेकिन कांग्रेस ने इसे 26 नवंबर को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक था और 26 जनवरी से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि 1930 में जो लाहौर सेशन था, 1929 का जो लाहौर सेशन है, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी वहाँ पे 1929 के सेशन में, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और उसके बाद से लगातार पिछले 18-20 सालों से वो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। तो इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा 2 महीने वेट कर लीजिए, उस दिन संविधान को लागू करेंगे, ताकि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली, लेकिन अब पूर्ण स्वराज दिवस का भी थोड़ा कमेमोरेशन हो जाएगा। तो अब देखिए 2014 से
भारत सरकार ने क्या तय किया है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। किसे? नवंबर 26 को, संविधान दिवस के रूप में। तो ये एक अलग नया दिवस अब सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। कोई स्पेशल प्रोग्राम होता है अगर जिस भी साल आप यूपीएससी दे रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है उस साल। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया उस समय उसमें थे देखिए, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एनफोर्समेंट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही 26 नवंबर को बेसिक ड्राफ्ट साइन होता है, उस दिन से कुछ प्रोविजंस लागू हो गए, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8। ये देखो, ये सब सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। लेकिन पूरी तरह से फुल कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी को। तो अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को? जी हाँ, 1949 26 नवंबर को पार्शियली लागू हो गया था, लेकिन फुल्ली पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था देश में, है ना। और 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट कौन था? गवर्नर जनरल। कौन था उस वक्त? राजाजी, राजगोपालाचारी। और 26 जनवरी के बाद से कौन बन गए? राष्ट्रपति हमारे राष्ट्राध्यक्ष बन गए। और उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं अब रिपब्लिक डे के तौर पे। एक परेड होती है बहुत फेमस दिल्ली में राजपथ पे, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। और 26 जनवरी की डेट क्यों तय की गई थी वो मैंने आपको बता ही दिया है, पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, लाहौर सेशन याद कर लेना। अब आ जाओ, कुछ और काम भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई करना। तो मई 1949 में हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए। कॉमनवेल्थ वो ग्रुप है जिसमें इंग्लैंड की जो पुरानी कॉलोनीज हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी उसके मेंबर हैं। सबसे बड़ा एक्सेप्शन अमेरिका कॉलोनी था लेकिन कभी मेंबर नहीं बना, है ना। बाकी कई देश इसमें मेंबर हैं। आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इन्हीं देशों के बीच में। फिर नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया 1947 को। फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। आप बताइए, नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? मैंने देखा है कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बचपन से आप स्कूल में गा रहे होंगे। आप बताइए जनगण मन कौन सा है और वंदे मातरम कौन सा है? नहीं पता? सर्च करके अभी देखो। और कितने सेकंड में गाया जाता है वो भी देखो, क्या उसको गाने का तरीका है। वंदे मातरम के कितने स्टैंजा हमारे नेशनल सॉन्ग का ऑफिशियल पार्ट है। ठीक है, वंदे मातरम बहुत लंबी पोयम है लेकिन उसके केवल 2 स्टैंजा हम नेशनल सॉन्ग की तरह हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के चेयरमैन थे, उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी को। अब आते हैं संविधान सभा के कुछ नेगेटिव्स थे, कुछ ड्रॉबैक्स है। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या है, लोगों ने इस पे क्या क्या आपत्ति उठाई है। पहली बात, ये एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी ये भारत के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। कैसे? पहली बात, राजा महाराजाओं ने तो 93 तो ऐसे ही भेज दिया डायरेक्ट, जो उनकी मर्जी थी, जिसे उन्हें ठीक लगा उन्हें भेज दिया। बाकी जो मेंबर्स थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो एक आम लोगों का इसमें क्या हिस्सेदारी थी? कुछ भी नहीं। दूसरा, ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। मतलब जब इसने काम करना शुरू किया तो इसने ब्रिटिश शासन के अधीन ही शुरू किया था। 46 में रूल कौन कर रहा था? रूल तो उस वक्त ब्रिटिश ही कर रहे थे, है ना। 15 अगस्त 1947 तक तो ब्रिटिश हुकूमत थी। तो उन्हीं के अधीन इन्होंने काम करना शुरू किया और उन्हीं की मर्जी से इसके सेशन होते थे। तो इसलिए ये पूरी तरह से एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है, संप्रभु सभा नहीं थी ये। अगर हम आज़ादी के बाद हम अपना संविधान सभा गठित करते, फिर हम संविधान बनाते, तो आप कह सकते हैं कि ये एक सॉवरेन बॉडी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। फिर टाइम कंज्यूमिंग, देखिए इसने 3 साल लगा दिए, 46 नवंबर से 49, 3 साल इसने लगाए संविधान बनाने में। तो ये बहुत लंबा समय था, खास करके भारत की स्थिति उस वक्त बहुत नाजुक थी, पार्टीशन हुआ था, देश में कानून व्यवस्था की बहुत ज़रूरत थी। तो चल रहा था काम, लेकिन और अच्छा हो सकता था अगर ये थोड़ा काम जल्दी होता। फिर देखिए बन गया, उसके बाद भी 2 महीने का डिले किया, तो इससे कई लोग नाराज़ थे। तो नज़ीरुद्दीन अहमद, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, इन्होंने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो एक ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ये इधर उधर ड्रिफ्ट कर रही है, इधर उधर जा रही है, उसे खुद ही नहीं पता किस दिशा में ये आगे बढ़ रही है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, 82% सदस्य कांग्रेस के मेंबर थे। तो ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारत के संविधान पे किताब लिखी है, बहुत रिसर्च किया है, ठीक है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम आप कई जगह देखेंगे, फेमस स्टेटमेंट्स में ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम हम हर जगह आएगा। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की जो है वो एक पार्टी की सभा थी, उसमें एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी और पूरे देश में भी एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस। तो बाकी दल थे लेकिन वो बहुत नीचे थे, दबे हुए थे, उनके सदस्य इतने ज़्यादा नहीं थे। तो जो कांग्रेस चाहती थी वही हुआ। अगर कोई दूसरी पार्टी का सदस्य संविधान में कोई बदलाव चाहता था तो वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ये 80-82% मेंबर कांग्रेस के थे, इन्होंने किसी और की चलने नहीं दी। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाया वो अन इंडियन है, यानी भारतीय उसूलों और मूल्यों पे नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसने ज़्यादातर जो अपने आर्टिकल्स हैं, ज़्यादातर जो बातें हैं वो पश्चिमी संविधान से उठाई हैं, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, ये इनके जो संविधान है यहाँ से कई बातें हमने ली हैं, कॉपी करी हैं। वो आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कॉपीड हैं।
अब उसमें लोगों का ये भी कहना है कि देखो सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी तो एस्टैब्लिश हो चुकी है, अमेरिका, यूके, ये सभी उस वक्त सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश थे, है ना, यहाँ पे चुनाव होते थे और ये धर्मनिरपेक्ष देश थे। तो अब नया भारत भारत कोई नया प्रिंसिपल कहाँ से लाया? अब कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं कि बिल्कुल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाले कॉन्सेप्ट ले आएंगे। तो ये वाले कॉन्सेप्ट पहले से एस्टैब्लिश थे, तो भारत के संविधान ने कुछ नया नहीं किया, मेनली सब कॉपी किया है। तो अब कई लोग तो कहते हैं कॉपी किया, लेकिन कईयों का मानना है कि नया कुछ करने को था भी नहीं। अगर कॉपी करके उसे सही से अडॉप्ट कर लिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर ये बहुत लंबा संविधान है और इतना कॉम्प्लेक्स, और इसकी भाषा इतनी कठिन है। देखिए आज आपको भी पढ़ने में से दिक्कत आएगी। आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, लक्ष्मीकांत तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक वाटर्ड डाउन वर्जन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आपको कई चीज़ें तो समझ में नहीं आएगी, अंग्रेजी में घूम जाओगे आप। तो क्योंकि इसका कारण ये है कि ज़्यादातर इसमें जो सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सभी वकील थे। तो ये वकीलों ने बैठ के इसे बनाया है, तो इसीलिए ये काफ़ी, इसकी लैंग्वेज भी टफ है, कानून जैसी भाषा है इसकी। ये अनगांधीयन है, यानी इसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि गाँव को आगे बढ़ाना है, तो इसमें पंचायती राज के लिए कोई डिटेल शुरुआत में नहीं थे। हमने बाद में पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडीज़ के लिए हम एक्ट लेकर आए हैं 93-94 में, लेकिन उस वक्त जब संविधान लागू हुआ तब उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं थी, वहाँ पे उन्हें ज़्यादा ताकत नहीं दी गई थी। फिर देखो 1935 एक्ट से यहाँ पे बहुत चीज़ें ली गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो अपने आप में बहुत डिटेल्ड था, तो बहुत चीज़ें वहाँ से ली गई हैं और ये अलग अलग संविधान से कॉपी करके इनका हॉच पॉच पैचवर्क बनाया गया है। कम्युनिस्ट वेर अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखो कुछ कम्युनिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। वो चाहते थे यूएसएसआर जैसा यहाँ पर भी हो, एक पोलित ब्यूरो बना दो और जो पोलित ब्यूरो में चयनित होंगे वही देश को चलाएंगे। फिर दूसरी तरफ जो समाजवाद में यकीन रखते थे, सोशलिस्ट, वो इस बात से खफा थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों रखने दे रहे हो। उनका मानना था कि देश की सारी प्रॉपर्टी सभी नागरिकों की होनी चाहिए, राजा महाराजा, अमीर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबकी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया और कई अन्य नेता थे जो थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना चाहते थे। तो भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया, सोशलिज्म और जो इंडस्ट्रियलिज्म है उसके बीच में हमारी इकोनॉमी एक बीच के रास्ते पे चल पड़ी, और उसका ज़्यादातर श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। फिर एक आखिरी इसका जो क्रिटिसिज्म वो है कि ये हिंदुओं से भरी हुई थी। पूरी सभा में ज़्यादातर मेंबर्स हिंदू थे, और जैसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज, और विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये एक ही कम्युनिटी पूरे भारत में मेजॉरिटी बन रही है और ये एक ही मेजॉरिटी संविधान बना रही है, इसमें किसी और धर्म के लोगों का कोई स्टेक नहीं है, स्टेक होल्डर्स की कमी है। तो विंस्टन चर्चिल तो वैसे भी भारत की आज़ादी से बहुत नाराज़ थे, उन्होंने अपने समय में दी नहीं, ठीक है। विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और ये क्या थे, कंजर्वेटिव पार्टी से। कंजर्वेटिव पार्टी वैसे भी भारत की आज़ादी के पक्ष में नहीं थी, और चर्चिल तो बिल्कुल नहीं थे। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि भारत आज़ाद ना हो। वो तो ठीक है, 1945 में ये चुनाव हार गए, और उसके बाद लेबर पार्टी बनकर लेबर पार्टी चुनकर आई, और इसीलिए भारत को आज़ादी थोड़ी जल्दी मिल गई। तो विंस्टन चर्चिल भी बहुत इस तरह के कमेंट करते रहते थे भारत के संविधान पे और जो कांग्रेस पार्टी है उस पर। अब आते हैं अंबेडकर के रोल पर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि इंतरिम कैबिनेट के बाद से ही लॉ मिनिस्टर, जो आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट थी उसमें कानून मंत्री बने थे बी आर अम्बेडकर। पहले नहीं थे, इंतरिम कैबिनेट में नहीं थे, बाद वाली आज़ादी के बाद जो कैबिनेट बनी थी उसमें थे। तो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट पूरा इन्हीं के देख रेख में तैयार हुआ, और ये खुद बहुत अच्छे लीगल एक्सपर्ट थे, और इन्हें कई बार फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कुछ बेसिक बातें कही लोगों से उस वक्त, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उन्होंने कहा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हमें बचना होगा, यानी कि कोई हथियार उठा ले स्टेट के खिलाफ क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, इस तरह की चीज़ों से हमें बचना होगा। तो संविधान में ऐसे मैकेनिज्म देने होंगे कि लोगों की बात सुनी जाए। फिर हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए हमारी देश में। तो भक्ति में तो हीरो वर्शिप हो रही है तब तक ठीक है, ठीक है, वहाँ पे मोक्ष मिल जाएगा अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं या फिर उसी की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है तो इससे तानाशाही बढ़ेगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिल्कुल खोखली रहेगी अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं बराबर की गई। यानी अगर भारत में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से लोगों के बीच बराबरी नहीं है, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है, तो फिर इस राजनीतिक बराबरी का कोई राजनीतिक बराबरी देने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी नहीं है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है, तो वो क्यों खुश होगा? वो वोट देख के उसे क्या मिलने वाला है? एक अरबपति वोट दे और एक गरीब आदमी, भूखा आदमी वोट दे, तो हालांकि उनके पास, दोनों के पास बराबर अधिकार है, दोनों का वोट एक समान है। पहले ऐसा नहीं होता था, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सभी जगह पहले सिर्फ पैसे देने वाले लोग वोट दे सकते थे, वही सरकार चुन सकते थे। भारत ने आज़ाद होते ही सबको वोट देने का अधिकार दे दिया।
लेकिन क्या ये जो देने का अधिकार है, क्या ये राजनीतिक रूप से जो अधिकार दिए गए, क्या उनका कोई मायना है जब सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं है? तो अंबेडकर ने कहा हमें कोशिश ये करनी चाहिए संविधान के द्वारा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सब एक लेवल पर आएँ, तभी देश में राजनीतिक रूप से अधिकारों का कोई मतलब निकलेगा। फिर जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आसानी से तोड़ा जा सकता है बिना इसे ऑफिशियली ऑन पेपर आप तोड़े हुए, यानी आप बिना संविधान के खिलाफ जाए, मतलब कानूनी रूप से आप लीगली ऑन पेपर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसे इसमें दांव पेच लड़ाए जा सकते हैं जिससे संविधान की जो मूल भावना है उसका कोई मतलब ना रहे। तो इस तरह के अमेंडमेंट से हमें बचना होगा, इस तरह के बिहेवियर से बचना होगा। तो इसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी, सिस्टमैटिकली इसे हमें एक बिहेवियर अपना बनाना होगा कि कभी भी न्यायपालिका ज़्यादा विधायिका पे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डर चलाने की कोशिश ना करे, फिर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर मंत्री पे या नेताओं पे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हावी ना हो। तो ये हो सकते हैं, ठीक है, वो चाहे तो हो सकते हैं, लेकिन संविधान उन्हें ऐसा होने से रोकेगा। लेकिन कई बार लूप होल्स आ जाते हैं। देखो, हर चीज़ हर कोई सोच नहीं सकता कि 40 साल बाद क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नए तरह की चीज़ें आ जाती है दुनिया में, तो इसमें हमेशा कोई ना कोई लूप होल निकलते रहेंगे। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी भावना देश में, सरकार में बनाए रखें कि इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात अम्बेडकर ने कही थी। तो ये कुछ अम्बेडकर की बातें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।